नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग सीरीज चलाएंगे और सीरीज में अलग अलग लेक्चर को अपलोड करके इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला लेक्चर आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो उसी क्रम में ये आज दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में भी हम लोग कोशिश किए चैप्टर को जहाँ तक कवर हो सके। हालाँकि इस लेक्चर में भी चैप्टर कम्प्लीट नहीं हो पाया, थोड़ा इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। एक लेक्चर और लगेगा, फिर उसमें कंप्लीट कर लेंगे हम लोग चैप्टर को। लेकिन जो जो टॉपिक हम लोगों ने इस पर कवर किया है उसको बता दें। लेकिन उसको बताने से पहले जिन लोगों ने ये पिछला लेक्चर नहीं देखा है अभी तक, पहले तो उस लेक्चर को जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ क्वेश्चन और भी दिया है जो कि पिछले टॉपिक और इस टॉपिक से रिलेटेड है, उसको भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बने तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या प्रॉब्लम रह गया आपको। तो आइए देख लेते हैं इस लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें मीटर वोल्ट मीटर का डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे, फिर करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन है इसको हम लोग सीखेंगे, जिसको ओम्स लॉ भी बोलते हैं। फिर वो कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी कि उसको पढ़ के फिर रजिस्टिविटी को जानेंगे। एक एडिशनल टॉपिक कंडक्टिविटी भी बताया है मैंने इस वीडियो में, तो थोड़ा सा कंडक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, आगे की क्लास में काम आएगा आपको। कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। इसके अलावा सर्किट के टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे, और सर्किट में हम लोग सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट पढ़ेंगे। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को हम लोग डिराइव करेंगे, उसके फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे, और कुछ क्वेश्चन कोशिश करेंगे लास्ट में हम लोग सर्किट से रिलेटेड या रजिस्टिविटी से रिलेटेड बनाने का, अगर टाइम बच गया तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं अब लेक्चर में। तो इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर में हम लोगों ने ज़्यादातर चार्ज के बारे में बात की थी। चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज का टाइप, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक मूव करता है, इसको हम लोगों ने कवर करा था। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के टाइप को भी हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। सो स्टैटिक को इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो हम अलग से बना देंगे, क्योंकि अभी आपको इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट नहीं है ये। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, और उसका फिर से टाइप हम लोग पढ़े थे एसी और डीसी। और इसी क्रम में कुछ टर्म हम लोग पढ़ रहे थे जिसको इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इसको डिफाइन करने तक, इसका फार्मूला तक हम लोग कर लिए थे। अब यहीं से हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो टर्म यूज होता था, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही होता है। और करंट को मेज़र करने के लिए एक इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज किया जाता है जिसका नाम है एमीटर। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक कॉमन नेम जो है वो वोल्टेज भी होता है। वोल्टेज बोलते हैं इसको आम बोलचाल भाषा में, और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसको ईएमएफ भी बोला जाता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बोलें, वोल्टेज बोलें और ईएमएफ बोलें, तीनों का मतलब सेम ही है। ईएमएफ का फुल फॉर्म जो है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आज हम लोग यहीं से टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि एमीटर में और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो इसको समझते हैं हम लोग कि एमीटर क्या है, कैसे यूज होता है, और दूसरा वोल्ट मीटर क्या है, इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो पहला डिफरेंस, जैसा कि आपको बताया कि एमीटर करंट मेजर करता है, जबकि वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज मेजर करता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस इसका होता है, जबकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। और तीसरा है हम लोग का डिफरेंस कि एमीटर को यूज करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज सर्किट में इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं हमेशा, जबकि वोल्ट मीटर का यूज जो है हम लोग पैरेलल सर्किट में करते हैं। इसको पैरेलल सर्किट में हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखा देते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। कैन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड अमीटर। जबकि वोल्ट मीटर को क्या बोलेंगे, तो एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। दूसरा डिफरेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज़ वेरी लेस या वेरी लो, और वोल्ट मीटर को क्या बोलेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज़ वेरी हाई।
तीसरा पॉइंट इसको अच्छे से समझिए, इसी पर कुछ क्वेश्चन वगैरह सभी हम लोग पढ़ेंगे कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज सर्किट और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल सर्किट। अब ये सीरीज सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको भी अभी आगे हम लोग बताते हैं। तो ये आपका एमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस हो गया। अब आगे हम लोग समझते हैं कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है, तो इसको हम लोग देखिए समझते हैं। आप नॉर्मली भी आपसे अगर हम पूछें कि बताइए अगर आपके घर में किसी वायर के थ्रू करंट ज़्यादा पास हो रहा है तो घर में वोल्टेज ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, तो इसका आंसर होना चाहिए कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा हो जाएगा दो पॉइंट के बीच में, तो इसका मतलब उसका वोल्टेज भी बढ़ जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा और वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। लेकिन ये कंडीशन कब है, तो इसके लिए हमको टेम्परेचर सेम रखना होगा। टेम्परेचर जब उस कंडक्टर वायर का अगर सेम रखेंगे तभी ये लॉ लागू होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो फिर ये फैक्टर जो है, ये कंडीशन जो है ये वेरी करने लगेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ और है कि जैसे लेंथ जो होगा कंडक्टर का जिससे हम लोग करंट पास कर रहे हैं वो भी सेम रहना चाहिए, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन, वो भी इस पूरे प्रोसेस में जो है सेम ही रहना चाहिए। तो ये सारा फैक्टर अगर सेम रहेगा तभी वोल्टेज जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये सब कंडीशन को चेंज कर दिए, जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ गया अचानक से तार का, तो जो करंट पास कर रहा है उसका वोल्टेज जो है उसका रिलेशन ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा, तो वोल्टेज जरूरी नहीं है कि बढ़ेगा। इसी तरह से अगर लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इसके लिए भी ये फैक्टर भी तभी काम करेगा जब ये कांस्टेंट रखे, मतलब एक ही लेंथ पर इसको कंटिन्यू अगर मेजर कर रहे हैं कोई गिवन लेंथ पर, तभी ये काम करेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब तार का जो मोटाई होता है, तो ये भी फिक्स रखें, अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, वही कांस्टेंट रखे रहेंगे पूरे थ्रू आउट प्रोसेस में, तब ये वोल्टेज और करंट जो है इसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा। तो अगर हम लोग इसको अगर मान लीजिए कि ये सब कंडीशन कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये जो वोल्टेज है इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोपोर्शनल हो जाता है कि इसके करंट के, यानी कि I के। V जो है प्रोपोर्शनल है I के। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम लोग हटाएंगे तो बदले में कुछ कांस्टेंट वैल्यू देंगे जिसको हम लोग R बोलते हैं, I। इसको रीअरेंज कर लें तो V इज इक्वल टू हो जाएगा IR। इस लॉ को ही हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ, बड़ा ही फेमस है ये ओम्स लॉ। इसको डिटेल में पढ़िए, इस पर तो बोर्ड में क्वेश्चन आता ही है, आप +2 जाइएगा तब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैट में इसको पढ़िएगा। तो V इज इक्वल टू क्या है IR। अब इसमें R क्या होता है थोड़ा सा इसको समझिए। तो R जो है ये है आपका रेजिस्टेंस, R जो है इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अवरोध, यानी कि रुकावट। और ये जो लॉ हुआ वो रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ओम्स लॉ को कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। कब? जब टेम्परेचर वगैरह और लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये अगर थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी को हम लोग थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे ओम्स लॉ को? तो देखिए ओम्स लॉ का डेफिनेशन ये हो सकता है, इसको ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस of a conductor wire across the electric circuit is directly proportional to electric current at same temperature throughout। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, लेकिन कब? जब टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक करंट पास कर रहे हैं वो सेम रहे। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारा किंतु परंतु है, टेम्परेचर सेम रखना है, लेंथ नहीं बढ़ाना है, एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं बनाना है। तो इसका मतलब ये जो लॉ है भले ही प्रोपोर्शनल R है, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह आया है, कांस्टेंट वैल्यू मेजर करता है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है। ये सब चेंज होने पर ये भी लॉ जो है अप्लीकेबल नहीं रह जाता है। तो ओम्स लॉ इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। समझ गए बात? अब कुछ फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ से रेजिस्टेंस का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? तो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है।
इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी या कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब इसका एक यूनिट होता है रेजिस्टेंस का। क्या यूनिट होता है रेजिस्टेंस का? तो इसका यूनिट होता है ओम। साइंटिस्ट के नाम पर है इनका नाम, और ऐसे करके हम लोग इसका सिंबल देते हैं ओम का। तो हम आगे देखते हैं हम लोग कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर जो है वो डिपेंड करता है। कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर डिपेंड करता है? तो देखिए, इसको हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है सबसे पहले तो डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ किसके? तो लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर के। जैसे तार जितना लंबा होगा, रेजिस्टेंस का मतलब बताया आपको अवरोध, रुकावट, तो तार जितना लंबा होगा यानी रास्ता जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में उतना ही अपोज का अवरोध का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ लेंथ के। दूरी ज़्यादा तो रुकावट ज़्यादा। लेकिन ये ही फैक्टर कब काम करेगा? तो इसमें दो चीज़ को हम लोग को कांस्टेंट रखना होगा। क्या क्या? तो एक तो टेम्परेचर को और दूसरा एरिया क्रॉस सेक्शन को। एरिया क्रॉस सेक्शन, इसको अगर हम लोग कांस्टेंट रखें तब जो है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। दूसरा फैक्टर क्या है? तो दूसरा फैक्टर ये है कि अगर रेजिस्टेंस जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया क्रॉस सेक्शन के। एरिया क्रॉस सेक्शन के थोड़ा सा एरिया क्रॉस सेक्शन समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये वायर है। अब इस वायर का देख रहे हैं यहाँ पर एक गोलाई है, तो ये जो टोटल एरिया होगा इसका, ये जो सर्कल जैसा बना, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब इसका थिकनेस, यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो इस वायर का, जैसे ये वायर हुआ, तो वायर का जो यहाँ पर है गोलाई, तो इसका एक रेडियस होगा। तो जब रेडियस होगा तो इसका एक एरिया भी होगा, और एरिया क्या होगा? तो इसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया निकालते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसका यूनिट जो है हमेशा मीटर स्क्वायर में हम लोग को इसका लिखना है। अच्छा, कोई भी वायर ऐसा नहीं हो सकता जिसका रेडियस मीटर में हो। इसको बहुत छोटा सा वायर, बहुत पतला वायर भी अगर होगा तो इसका यूनिट जो इसका जो रेडियस होता है वो इन जनरल जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो मिलीमीटर में दिया रहता है। तो आपको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कीजिएगा? तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। तब इससे मीटर में बदल दीजिए, फिर पाई का वैल्यू रखिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन में रेडियस दिया रहता है, लेकिन कभी कभी रेडियस के जगह पर डायमीटर भी दिया हुआ रह सकता है। तो आप जानते ही हैं डायमीटर बराबर क्या होता है? रेडियस इंटू 2, या यहाँ से रेडियस इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं डायमीटर बाई 2। तो यहाँ से रेडियस निकालिए, फिर एरिया निकाल लीजिए। तो इस दोनों को, यहाँ पर भी जो कंडीशन है इस पर भी बचा हुआ, जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रिलेशन रेजिस्टेंस से पढ़ रहे हैं, तो बचा हुआ दो फैक्टर जो होगा उसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। बताइए कौन कौन सा फैक्टर कांस्टेंट होना चाहिए? तो यहाँ जो कांस्टेंट फैक्टर है वो है एक तो टेम्परेचर, और दूसरा जो है लेंथ। लेंथ किसका? कंडक्टर का, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमेशा एक ही जैसा रहेगा, नहीं। जो प्रोसेस जब स्टार्ट किए मेजरिंग का, उस समय जो टेम्परेचर, जो लेंथ था, वो उतना ही रहना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द मेजरिंग प्रोसेस। तो इसको कांस्टेंट बोले, या इसके जगह एक अच्छा वर्ड सेम लिखें ना तो वो ज़्यादा सही है। सेम लिखें तो वो ज़्यादा। कांस्टेंट से मतलब हो जाता है कि हमेशा जिसका वैल्यू फिक्स हो, नहीं फिक्स रहे ना रहे, लेकिन प्रोसेस शुरू होने के बाद वो बढ़े घटे नहीं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेम वैल्यू। तो अब इसको अगर हम लोग रिलेट करें इस दोनों इक्वेशन को, तो सिंबलाइज अगर कर लेते हैं तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है एल के, दूसरा रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। दोनों को अगर रिलेट करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है L/A के। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो बदले में कुछ कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, आप जानते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? तो R इज इक्वल टू, वो कांस्टेंट लिखते हैं इस तरह से, रो L/A, इसको पढ़ते हैं हम लोग रो, और इसका मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को इससे भी ज़्यादा फेमस नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये जो रो है इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं।
अब ये रो जो है प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पर आया है कांस्टेंट है, तो ये किसी मटेरियल का जो रजिस्टिविटी होगा वो हमेशा फिक्स होगा। ये इंडिपेंडेंट होता है लेंथ के, इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तार बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर सेम मटेरियल का बना हुआ है तो उसका रजिस्टिविटी हमेशा सेम होगा। तार मोटा हो या पतला हो, उसका रजिस्टिविटी अगर सेम मटेरियल का बना हुआ है तो सेम होगा। जैसे कॉपर का जो रजिस्टिविटी 2 मीटर लंबे वायर का है, वही रजिस्टिविटी 50 मीटर लंबे वायर का रहेगा। सिल्वर का जो 1 मिलीमीटर मोटे वायर का रजिस्टिविटी है, वही 5 मिलीमीटर मोटे वायर का भी रजिस्टिविटी होगा। यानी कहने का मतलब कि रजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, लेंथ के, टेम्परेचर के, ये सब के इंडिपेंडेंट होता है। तो कुछ मटेरियल है, कुछ कंडक्टर का, जिसका रजिस्टिविटी जो है आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं दिया हुआ है तो आप कुछ कुछ को देख लीजिए तो थ्रू आउट एक समझ में आएगा, याद रहा करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, थोड़ा सा ये समझते हैं हम लोग। तो टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। तो थोड़ा सा फॉर्मूला पर आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या अभी हम लोग पढ़े थे कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो अगर यहाँ से हमको रो का वैल्यू निकालना है, रो इज इक्वल टू हो जाएगा ना R इंटू ए बाई एल। अच्छा, R का यूनिट क्या है रजिस्टेंस का, तो ओम। एरिया क्या है तो मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या है तो इसका यूनिट मीटर। तो मीटर से स्क्वायर कट गया यानी यूनिट क्या आ गया ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यही यूनिट होता है ओम मीटर। अब यहाँ से देखिए रजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग। रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रजिस्टेंस रजिस्टिविटी हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा कंडक्टेंस समझते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है। तो जैसे रजिस्टेंस का मतलब हुआ, रजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये फ्लो को अपोज करता है, अपोज द फ्लो। तो उसी तरह से रेजिस्टेंस का एक उल्टा वर्ड ये होता है कंडक्टेंस। और ये कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा, तो ये जो ईज ऑफ फ्लो हो जाएगा, यानी अलाउ टू फ्लो। फ्लो क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ भी फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेजिस्टेंस का उल्टा हुआ कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का जितना ज़्यादा है, इसका मतलब उसका कंडक्टेंस उतना कम है। कंडक्टेंस मतलब कंडक्टर से ही वर्ड बना है कंडक्टेंस। जो जितना अच्छा कंडक्टर है उसका उतना अच्छा कंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस अगर किसी का बहुत कम है तो उसका कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लोग कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या समझे, तो हम लोग रेजिस्टेंस को बोल सकते हैं ना, रेजिस्टेंस को बोल सकते हैं हम लोग कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टेंस के। तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग R टर्म का यूज करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, और कंडक्टेंस के लिए हम लोग G का यूज करते हैं। G किसी किसी बुक में C भी लिखा हुआ रहता है। तो रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कंडक्टेंस। अब जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग लिखते हैं ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओम इन्वर्स, ओम इन्वर्स। या इसी को हम लोग ओम इन्वर्स की जगह MHO भी लिखते हैं, MHO महो। और नहीं तो इसका सबसे अच्छा जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है साइमंस। तो रेजिस्टेंस समझ गए, कंडक्टेंस भी समझ गए कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका कंडक्टेंस जो है कम है। अब इसका हम लोग इसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनाएंगे कंडक्टिविटी के लिए। क्या लिखेंगे हम लोग, तो जैसे अगर रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर के, तो कंडक्टेंस के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसका इन्वर्स रिलेशन, यानी कंडक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ वायर के। कि तार का लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो तार का लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस कंडक्टेंस घट जाता है। दूसरा है कि रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी तार जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो इसका कंडक्टेंस के लिए क्या रिलेशन होगा, तो कंडक्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो इस दोनों को जैसे हम लोग रिलेट किए थे तो क्या लिखे थे, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A।
और इस दोनों को रिलेट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, G प्रोपोर्शनल टू A/L। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाए थे तो R इज इक्वल टू रो L/A हुआ था, तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इसके लिए हम लोग एक लिखेंगे साइन कप्पा A/L। इसको हम लोग बोलते हैं रो, पढ़ते हैं रो, और इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं कप्पा। बोलते हैं इसको क्या, रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको एक दूसरा नाम होता है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी के नाम से कॉमनली जानते हैं, जबकि कप्पा को स्पेशली हम लोग कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। अब आपको हम रजिस्टिविटी का यूनिट निकालना सिखाए थे, ओम मीटर। कैसे निकालेंगे, तो रो का यूनिट क्या होगा, तो R इंटू A/L करेंगे कैलकुलेट, तो ओम मीटर स्क्वायर, मीटर कट गया तो ओम मीटर आएगा। तो उसी तरह से कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या यूनिट होगा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं माप पर, आप इसको निकाल करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या होगा कंडक्टिविटी का यूनिट। सो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा बात हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत परिपथ। सर्किट का मतलब होता है परिपथ, परिपथ यानी रास्ता। तो वो रास्ता जिससे करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। अब रास्ता में बहुत सारा चीज़ हो सकता है, तो सर्किट के अंदर भी बहुत सारा चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा वो हो सकता है, जिसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सब बोलेंगे। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डेफिनेशन हम लोग ये बना सकते हैं कि अ पाथ कंटेनिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज थ्रू विच करेंट कैन पास फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। वो पाथ जिससे करंट, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वगैरह हो, जिससे करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा इसका दो टाइप है, तो एक तो होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्किट। अब इस ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में क्या डिफरेंस है, तो देखिए, ओपन मतलब खुला हुआ सर्किट, जो डिसकंटिन्यू पाथ हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है कंप्लीट, जो है सर्किट, एक सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाए जिस पाथ से हो करके, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन सर्किट। और जिससे पाथ कंप्लीट कर ले उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्किट। जैसे आपके घर में जो पंखा, बल्ब ये सब जलाते हैं, देखते हैं जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो जलना चलना बंद हो जाता है। तो स्विच ऑफ करने का मतलब क्या हो गया कि सर्किट जो है हमारा ओपन हो गया। वो जो कनेक्ट रहता है वायर, स्विच क्या करता है बेसिकली वो समझिए, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये सर्किट पूरा बना हुआ है, तो स्विच इसके बीच में रहता है। जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो ये समझिए कि चिपक गया, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। और जब हम लोग स्विच ऑफ करते हैं तो ये कनेक्शन कट जाता है, इसका मतलब कनेक्शन, सर्किट ब्रेक कर गया, जिसको ओपन सर्किट बोलते हैं। तो करंट का सप्लाई रुक जाता है सर्किट कंप्लीट ना होने से। तो यहाँ से ओपन सर्किट का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, दिस कंटिन्यूअस पाथ विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। और क्लोज सर्किट किसको बोलेंगे, तो कंटिन्यूअस पाथ which contains electrical appliances through which electricity can pass from one point to other point is called closed circuit। तो ओपन सर्किट जिससे करंट ही पास नहीं कर रहा है, उसके बारे में पढ़ के करेंगे क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे मेनली क्लोज सर्किट के बारे में। अब ये जो क्लोज सर्किट है ये फिर से दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है इसमें सीरीज सर्किट और दूसरा होता है पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। तो हम लोग थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल को समझेंगे, लेकिन उससे पहले कि एक सर्किट के अंदर कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं हम लोग, तो उस सब का कुछ सिंबल होता है। अब जैसे वायर है तो वायर का एक सिंबल होगा, क्या होगा, तो ऐसे करके लाइन बना देते हैं। जैसे एक आपका सेल हो गया, सेल के लिए क्या करते हैं, तो ऐसे बना देते हैं, बड़ा वाला लाइन प्लस, छोटा वाला लाइन माइनस है। इस तरह से बैटरी हो गया, ग्रुप ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं। तो ग्रुप मतलब कम से कम दो बैटरी तो होना ही चाहिए, ऐसे कनेक्ट करते हैं, प्लस माइनस हो गया। इसी तरह से एमीटर है,
तो एमीटर के लिए भी हम लोग सिंबल ए करके लिखते हैं, इसे बना देते हैं। इस तरह से वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर के लिए भी इस तरह से हम लोग सिंबल बना देते हैं। इस तरह से आपका रेजिस्टेंस है, जो जिस रेजिस्टेंस को हम लोग पढ़ रहे थे, तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ऐसे करके सिंबल बनाते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेगा तो इसी सिंबल में हम लोग ऐसे चेंज कर देंगे। और भी बहुत सारा सिंबल सब होता है, आपके स्क्रीन पर अभी आ ही रहा है, इसको देखिएगा कि इसको जो है ये सब सिंबल थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। बल्ब है तो इसके लिए हम लोग ऐसे करके सिंबल यूज करते हैं। और भी बहुत सारा है, आप देख लीजिए, आप ज़्यादा अच्छे से बना लीजिएगा इसको नोट्स में। तो हम लोग यहाँ से अब बात करें, इसी सब सिंबल का यूज करके एक सर्किट हम लोग बनाते हैं। अब उस सर्किट दो तरह का, जैसे सीरीज और पैरेलल, क्लोज सर्किट मेनली। तो थोड़ा सा समझते हैं सीरीज सर्किट क्या होता है और थोड़ा सा समझेंगे हम लोग पैरेलल सर्किट क्या होता है। तो पहले समझ लेते हैं सीरीज सर्किट क्या होता है। तो देखिए, एक सर्किट ऐसा जिसमें जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो वो सब का कनेक्शन इंड टू इंड हो, मतलब एक ही पाथ से जुड़ा हुआ रहेगा सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज सर्किट। अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इंड टू इंड थ्रू आउट द सर्किट इज कॉल्ड सीरीज सर्किट। इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए सीरीज सर्किट का एक डायग्राम बना के आपको बताते हैं। सीरीज सर्किट में जैसे ये एक मटेरियल है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, मटेरियल यानी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, सबका रेजिस्टेंस है, और एक सोर्स से जुड़ा हुआ है ये, और साथ में एक स्विच भी लगा हुआ है, मान लीजिए की है, इसको की भी बोलते हैं, स्विच भी बोलते हैं। सप्लाई प्लस से माइनस की तरफ करंट का हो रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस है जिसको R1 बोलते हैं, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2 बोलते हैं, तीसरा रेजिस्टेंस है इसको R3 हम लोग बोलते हैं। रेजिस्टेंस मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा हो, मान लीजिए बल्ब है, फैन है, कुछ भी ऐसे लगा हुआ है, तो इस सब का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग इसी साइन से दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सबको रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, रजिस्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि रजिस्टर वो होता है जिसका एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, जैसे 1 ओम है, 10 ओम है, 100 ओम, 1000 ओम, जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। इसका कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए दिस विल नॉट कॉल्ड एज ए रजिस्टर। मतलब 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम अगर नहीं रहेगा तो वो रजिस्टेंस है, रजिस्टर नहीं बोलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। बोलचाल की भाषा में जनरली लोग रजिस्टर भी बोल देते हैं। दिस इज नॉट अ रजिस्टर बिकॉज रजिस्टर हैविंग अ फिक्स सेट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम, ये सब। अच्छा, तो यहाँ कनेक्शन देखिए, जैसे ये सोर्स है, इसका कुछ वोल्टेज है और यहाँ से करंट आई पास हो रहा है, तो ये करंट जो है इस रेजिस्टेंस से भी उतना ही पास हुआ, इससे भी उतना ही पास हुआ, इससे भी उतना ही पास हुआ, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन समझिए। पैरेलल सर्किट क्या होता है, इसको भी हम लोग एक डायग्राम से ही समझाने का कोशिश करते हैं। पैरेलल सर्किट को कैसे समझिएगा, डायग्राम से देखिए। अब जैसे ये पाथ है, इसका कुछ वोल्टेज है, यहाँ से करंट पास कर रहा है, ये रजिस्टर है R1, R2, R3, ये की तो है ही। अब एक चीज़ देखिए, जैसे करंट I यहाँ से पास कर रहा है, तो करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ जो करंट I था वो देखिए तो 3 रास्ते में बस बट गया। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब इलेक्ट्रॉन एक ही रास्ता से नहीं, एक से अधिक रास्ता से जा रहा है, तो यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन पॉइंट, और जंक्शन पॉइंट से करंट अलग अलग बट जाए जिस सर्किट में, उस सर्किट को ही हम लोग बोलते हैं पैरेलल सर्किट। तो जैसे मान लीजिए I करंट आ रहा था और 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसको I1, I2, I3 बोल सकते हैं। अब इस रेजिस्टेंस से पास किया और यहाँ पर भी I1, I2, I3 है, फिर इस पॉइंट पर जंक्शन पॉइंट पर मिल गया, फिर यहाँ करंट I हो गया। तो ऐसा करंट सर्किट जिसमें करंट जो है 2 या 2 से अधिक पाथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक जंक्शन पॉइंट के थ्रू, उसी सर्किट को हम लोग बोलते हैं पैरेलल सर्किट। डेफिनेशन क्या होगा इसका, पैरेलल सर्किट
इज वन दैट हैज़ 2 or more पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड पैरेलल सर्किट। मतलब जिसमें कम से कम 2 पाथ हो या 2 से अधिक भी हो सकता है जिससे करंट पास करता है, उसको हम लोग पैरेलल सर्किट बोलते हैं। अब यहाँ करंट का देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो जिस पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको जंक्शन बोलते हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको जंक्शन ब्रेक करना हमको आना चाहिए, उसको किरचॉफ लॉ में पढ़ते हैं और आगे तो हम जंक्शन ब्रेक करना सिखाएंगे ही, उसको समझिए। अब मेन 2 चीज़ ध्यान रखिएगा इसके सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए। क्या क्या है? तो एक सीरीज सर्किट जो है, जैसे ये सीरीज सर्किट है, तो इसका करंट जो है सेम रहता है थ्रू आउट द सर्किट, लेकिन इसका वोल्टेज जो है वो डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग पॉइंट पर। जैसे यहाँ का वोल्टेज अलग होगा, यहाँ का वोल्टेज अलग होगा, यहाँ का वोल्टेज अलग होगा, यहाँ का वोल्टेज अलग होगा। तो वोल्टेज अलग अलग रहेगा लेकिन करंट सेम रहेगा थ्रू आउट द सर्किट। जबकि ये पैरेलल सर्किट में क्या होगा, तो यहाँ वोल्टेज सेम रहेगा थ्रू आउट द सर्किट, वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन करंट जो है जो अलग अलग रजिस्टर से पास कर रहा है वो डिफरेंट हो जाएगा। करंट डिफरेंट हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो इस 2 पॉइंट को याद रखिएगा, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको प्रूव करने में आसानी होगा। क्या क्या है सीरीज सर्किट में? तो करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट। पैरेलल में क्या है? तो वोल्टेज सेम और करंट डिफरेंट। तो इसके लिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एक फार्मूला पढ़ते हैं, रजिस्टर सबको कंबाइन कर, रेजिस्टेंस सबको कंबाइन करके टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो वो फार्मूला क्या होता है? तो R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितना भी रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। इसी तरह से पैरेलल सर्किट के लिए फार्मूला होता है 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, या जो भी और रेजिस्टेंस अगर जुड़ा हुआ रहे। तो इसको सीरीज सर्किट के रेजिस्टेंस सबका कॉम्बिनेशन हो गया फार्मूला, और इसमें पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का फार्मूला हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं ये फार्मूला आया कहाँ से, इसको डिराइव करना आपको सिखाते हैं बस। लेकिन डेरिवेशन ध्यान रखिएगा उसी से होगा जब आपको ये पॉइंट याद रहेगा, और ये पॉइंट याद रहेगा कि सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज अलग अलग, पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट अलग अलग। तो आइए इसको डिराइव करने का कोशिश करते हैं हम लोग। डिराइव करना है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे डिराइव करेंगे? तो देखिए सीरीज के लिए है, तो अभी आपको बताया सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज अलग अलग। तो हम लोग कैसे डिराइव करेंगे? तो देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या पढ़े हैं? V इज इक्वल टू IR। और आपको सीरीज सर्किट एक बना देते हैं तो आसानी से समझने में बनेगा। यहाँ कुछ वोल्टेज है, करंट पास कर रहा है। तो अभी क्या बताए कि यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। करंट तो सेम ही पास कर रहा है, लेकिन वोल्टेज जो है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर वोल्टेज कुछ हो जाएगा, इस जगह का वोल्टेज मान लीजिए क्या है, तो V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है, यहाँ का वोल्टेज V3 है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस वोल्टेज को नापने के लिए यहाँ वोल्ट मीटर नहीं लगा सकते हम लोग, मेजर करेंगे अलग तरीके से, लेकिन यहाँ वोल्ट मीटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी आपको बताए थे कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो अगर वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दीजिएगा तो इसका असर ये होगा कि ये सारा करंट जो है, अब रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट का फ्लो तो रुकेगा ना, कंडक्टेंस घटेगा। इसलिए वोल्ट मीटर नहीं लगाएंगे, बस वोल्टेज मेजर कर लेते हैं किस तरह से होगा। तो इसको निकालेंगे V1 V2 V3 का वैल्यू क्या आएगा, कैसे करके निकालेंगे। तो अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि V इज इक्वल टू अगर IR होता है तो V टोटल अगर हम लोग निकालें तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बोल सकते हैं, क्योंकि सब जगह पर का वोल्टेज अलग अलग होगा। A पॉइंट का वोल्टेज अलग होगा, B पॉइंट का अलग होगा, C पॉइंट का अलग होगा, ऐसे करके निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये जो टोटल वोल्टेज है वो V1 V2 V3 के कंबाइन करके जोड़ देंगे तो उसके सम के बराबर आ जाएगा। अच्छा अब V1 इज इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग IR1, क्योंकि यहाँ करंट I है और रेजिस्टेंस R1 है। इसी तरह से V2 इज इक्वल टू बोल सकते हैं IR2, यहाँ भी करंट I ही है, सीरीज में थ्रू आउट तो सेम ही करंट पास करता है, तो I ही है, रेजिस्टेंस R2 है। इसी तरह से V3 इज इक्वल टू बोल सकते हैं IR3। ठीक, अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए, तो V इज इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इज इक्वल टू IR लिख देंगे और V1 के जगह पर
IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 लिखेंगे। यहाँ IR है, इस सब में देखिए तो कुछ कॉमन लग रहा है। क्या है कॉमन? I कॉमन है, तो I कॉमन लिए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। I से I कट गया तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया प्रूव्ड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला प्रूव हुआ। कैसे प्रूव हुआ? तो करंट सेम था और वोल्टेज डिफरेंट था, उसी को कॉन्सेप्ट मान करके इसको हम लोग डिराइव किए। अब थोड़ा सा पैरेलल सर्किट का भी पढ़ लेते हैं फॉर्मूला। प्रूव करना है कि पैरेलल सर्किट में 1/R जो है इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके कैसे प्रूव करेंगे? तो पहले तो सर्किट बना ही देते हैं पैरेलल सर्किट, फिर हम लोग प्रूव करेंगे इसको। पैरेलल सर्किट है, अभी बताया पैरेलल सर्किट का डेफिनेशन कि जिसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट से हो जाता है, तो उसको पैरेलल सर्किट बोलेंगे हम लोग। जैसे ये पैरेलल सर्किट है, यहाँ कुछ वोल्टेज है, यहाँ से करंट पास हुआ I। अभी आपको सिखाया कि इस पॉइंट से करंट बट जाता है, तो I1 I2 I3 हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज थ्रू आउट सेम ही रहेगा। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इस अप्लायंस का रेजिस्टेंस R3 मान लीजिए। तो ये समझिए कि पैरेलल सर्किट में क्या है, वोल्टेज सेम है लेकिन करंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट कैसे है? तो ये जो I टोटल होगा ये बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के, इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हो जाएगा तो हम लोग यहीं से इसको प्रूव करेंगे। फिर से ले लीजिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या है ओम्स लॉ? ये V इज इक्वल टू IR। तो हम लोग यहाँ से V/R इज इक्वल टू I बोल सकते हैं, और यहाँ से I1 अगर हम लोग बोलें तो I1 के जगह पर V/R1 बोल सकते हैं, I2 V/R2 होगा, I3 V/R3 होगा। कैसे? तो यहाँ देखिए I1 करंट है, यहाँ का रेजिस्टेंस R1 और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है तो V/R1। I2 के लिए रेजिस्टेंस R2 और वोल्टेज तो वही रहेगा तो V/R2, और I3 के लिए V/R3। अब इस सब को मिला दें अगर हम लोग, तो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I के जगह V/R लिखिए और I1 के जगह V/R1, ठीक, I2 के जगह V/R2, I3 के जगह V/R3, इसको लिख दिए हम लोग। अब इसमें देखिए तो V से अगर मल्टीप्लाई कर दे इसको तो 1/R से मल्टीप्लाई करेंगे, V का तो वही रिजल्ट आ जाएगा, और इस सब में V कॉमन है तो V कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V भी कट गया तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो गया प्रूव। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में फार्मूला डेरिवेशन। याद रखिएगा पैरेलल कैसे डिराइव किए, तो यहाँ पर वोल्टेज सेम और करंट डिफरेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और सीरीज में क्या था तो करंट सेम लेकिन वोल्टेज डिफरेंट। तो इसी से ये दोनों फार्मूला जो हम लोग प्रूव कर लिए। अब इस फार्मूला को प्रूव करके बहुत कुछ नहीं हो जाएगा, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग को बनाना आना होगा, जैसे सर्किट ब्रेक करना, ये सब हम लोग को सीखना होगा। तो किसी सेपरेट लेक्चर में हम क्वेश्चन बनाना भी सिखा देंगे, इस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिलहाल अब ऐसा एक क्वेश्चन बनाते हैं इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन हो, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि दो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका अलग अलग रेजिस्टेंस है, उसको जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस आता है 9 ओम, और जब उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो आता है वो 2 ओम आता है। तो दोनों रेजिस्टेंस का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों अप्लायंस का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसी को हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे कि when two resistors when connected in series then their total resistance is 9 ohm, and when they connected in parallel then their total resistance is 2 ohm. Calculate the resistance of individual resistance of these resistors. तो ये बनाते हैं इसको। पहले तो लिखते हैं कि मान लीजिए कि लेट R1 जो है इसका रेजिस्टेंस है x ओम, और R2 जो है इसका रेजिस्टेंस है y ओम। तो जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, व्हेन दे
कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किए। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला भी पढ़े, R=R1+R2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या सीरीज में कनेक्ट करने पर कितना रेजिस्टेंस आता है, तो 9 ओम। तो R1 की जगह लिखें अगर X, Y, R2 की जगह Y = 9 ओम, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी तरह से व्हेन दे कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन दे कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 अभी प्रूव किए हैं। और यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि पैरेलल सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस कितना आता है, 2 ओम। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 1/X + 1/Y = 1/2, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1 कि X + Y = 9 ओम, ठीक। तो देयरफॉर यहाँ से X = क्या हो जाएगा, 9 - Y। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, 1/X की जगह लिखेंगे 1/9Y + 1/Y = 1/2। एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो 9 - Y और Y एलसीएम आ जाएगा। 9 - Y 9 - Y है तो यहाँ बचेगा Y + Y से बचेगा ये 9 - Y = 1/2। तो Y + 9 - Y / 9Y - Y² = 1/2। -Y + Y कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 9Y - Y² = 18। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो करेंगे 9Y - Y² -18 = 0। एक बार साइन उलट दीजिए, तो साइन उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, Y² जो माइनस है प्लस, जो प्लस है माइनस, तो Y² - 9Y + 18 = 0। अब 18 को ऐसे फैक्टराइज कीजिए जोड़ने घटाने पर 9 हो जाए, जोड़ने या घटाने पर। तो 6 और 3 लिख सकते हैं, 6 और 3 9 भी होता है और 6 × 3 जो है 18 भी होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग Y² - 6Y - 3Y + 18 = 0। Y कॉमन ले लेंगे तो Y - 6 बचेगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो भी Y - 6 बचेगा = 0। तो यह Y - 3 × Y - 6 = 0। तो या तो Y - 3 = 0 कीजिए या Y - 6 = 0 कीजिए, तो या तो Y 3 आएगा या 6 आएगा। तो Y अगर 3 ओम रखते हैं, इसको अगर 3 ओम रखते हैं तो दूसरा टोटल मिला के 6 ओम आ जाएगा, और Y अगर 6 ओम रखते हैं तो ये 3 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साथ में सर्किट का बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चन दे देंगे आपको, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, जहाँ तक समझ में आए बनाइएगा, जो नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सोर्स है आपके पास, नेट से सर्च करके बनाइए, नहीं समझ में आए तो, लेकिन पहले कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। तो आज थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, तो इसका बचा हुआ जो टॉपिक सब है, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, कमर्शियल यूनिट है, वो सब को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे हम लोग। अगले क्लास में कोशिश करेंगे इसको चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार।